नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे BPSC 105 जिसका शीर्षक है तुलनात्मक सरकार और राजनीति का परिचय। इसमें हमने ऑलरेडी इकाई 3 तक पढ़ लिया है, जिसके सारे वीडियोस हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आज हम बात करेंगे इकाई 4 जिसका शीर्षक है प्रणाली दृष्टिकोण। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आपको अगर जूम क्लासेस ज्वाइन करना हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। जूम क्लासेस जो है वो साल भर रेगुलरली बेसिस पे चलता है एज अ ट्यूशन। साथ में आपको किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक या नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप जो है नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज या फोन करके अपना नोट्स या क्वेश्चन बैंक गेस्ट पेपर ले सकते हैं। और अगर आपको हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए या PDF का असाइनमेंट चाहिए तो उसके लिए भी आप दिए गए नंबर पर फोन करके अपना हैंड रिटन असाइनमेंट ले सकते हैं बाय पोस्ट। तो आइए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। इकाई 4 प्रणाली दृष्टिकोण। देखिए, सबसे पहले हम नाम को डिकोड करेंगे, टाइटल को डिकोड करेंगे। प्रणाली का अर्थ होता है सिस्टम। जब भी हम कोई मशीन खरीदते हैं या जब भी हम कोई सरकारी कागजात बनाने के लिए जाते हैं तो उसका एक सिस्टम होता है। ऐसा नहीं होता कि जो है आपने कोई सामान खरीदा, इलेक्ट्रॉनिक्स के कोई गैजेट खरीदे और तुरंत वो काम करना स्टार्ट कर दिया। उसका प्रॉपर एक सिस्टम होता है। जब आप मोबाइल फ़ोन खरीदते हो तो आपको सिर्फ फ़ोन मिलता है। उस फ़ोन में आपको सारे सॉफ्टवेयर डालने पड़ते हैं, साथ ही साथ उस फ़ोन के नेटवर्क को एक्टिवेट करने के लिए आपको सिम डालना पड़ता है, तभी जाकर जो है आपका फ़ोन प्रॉपरली काम करता है। जब आप अपने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए जाते हो, मान लो कि आप जो है एक न्यू ड्राइवर हो और आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो ऐसा नहीं होता कि आप दफ्तर गए और आपको हैंड टू हैंड ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। तो उस ड्राइविंग लाइसेंस को लेने का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम में जाके ही आप उसको ले सकते हैं। तो ये होता है प्रणाली। और दृष्टिकोण का अर्थ होता है कि आप उसे किस तरीके से देखते हैं, नज़रिया क्या है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट आपका क्या है, प्रणाली दृष्टिकोण। देखिए, प्रणाली का अर्थ होता है सिस्टम। यानी जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर भी एक सिस्टम के तहत काम कर रहा है। आप सबसे पहले जब खाने को चबाते हैं तो आपके मुंह में जो लार है वो उस खाने को क्या करती है, गीला करती है। तब जाके वो आहार नाल में सीधे जो है अंदर चली जाती है। फिर उसके बाद उस खाने का क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। यानी एक प्रणाली दिख रहा है आपको, एक सिस्टम दिख रहा है ना। तो इसे ही कहते हैं प्रणाली दृष्टिकोण। साथ ही साथ प्रणाली दृष्टिकोण एक तंत्र है, एक जाल है। किस चीज़ का? उसमें बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप नियम होते हैं। एक होता है सामान्य प्रणाली दृष्टिकोण जिसमें कोई नियम नहीं होते, जिसका कोई अलग अलग जो है वो कैटेगरी नहीं होता। लेकिन प्रणाली दृष्टिकोण में हर चीज़ का अलग अलग कैटेगरी होता है। इसका यहाँ पर एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे आपको। आपके जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, PC, उसमें क्या होता है, लैपटॉप क्या है, लैपटॉप सामान्य प्रणाली दृष्टिकोण है। यानी उसी में सब कुछ दिया हुआ है, CPU दिया हुआ है, कीबोर्ड दिया हुआ है, माउस पैड दिया हुआ है, सब कुछ उसमें दिया हुआ है, बैटरी उसमें दी हुई है। लेकिन कंप्यूटर की बात करें जो हम लोग डेस्क पे रखते हैं तो वो प्रणाली दृष्टिकोण का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेस्कटॉप उसका अलग है, कीबोर्ड उसका अलग है, माउस उसका अलग है, CPU उसका अलग है, बैटरी उसकी UPS अलग है। यानी सभी चीज़ें प्रॉपरली काम करेंगी तभी जाकर जो है आपका ये काम करेगा। यानी वो जो आपका कंप्यूटर है उसमें अगर कोई भी एक चीज़ खराब होता है ना तो आप फिर वो काम नहीं कर पाएंगे। यानी हर एक सिस्टम का काम करना ज़रूरी है उस प्रणाली में, उस तंत्र में। लेकिन लैपटॉप में ऐसा नहीं होता। लैपटॉप में कुछ खराबी होती है तो आप पूरे के पूरे लैपटॉप को जाके ठीक करने के लिए देते हो। लेकिन कंप्यूटर जब आपका ख़राब होता है ना तो फिर अगर आपका मॉनिटर ख़राब हो गया तो सिर्फ आप मैकेनिक के पास अपने उस मॉनिटर को दोगे, सारे कीबोर्ड को, माउस को नहीं दोगे। माउस ख़राब हो गया तो उसको चेंज करोगे, CPU ख़राब हो गया तो उसको बदलोगे, ना कि जो है मॉनिटर, कीबोर्ड को, माउस को अपने बदल दिया। तो ये होता है प्रणाली दृष्टिकोण। आप देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो जो प्रणाली दृष्टिकोण की उत्पत्ति का है उसका पता जर्मन जीव विज्ञानी लुडविग वॉन बर्टालॉम्फी के कार्यों से लगाया जा सकता है, जिन्होंने 1930 के दशक में जीव विज्ञान के अध्ययन में सामान्य प्रणाली सिद्धांत का उपयोग प्रारंभ किया। मैंने आपको पहले ही मनुष्य के शरीर का, जीव विज्ञान का ही जो है वो क्या दिया था, एग्जाम्पल दिया था। जैसा कि बर्टालॉम्फी द्वारा परिभाषित किया गया कि एक प्रणाली पारस्परिक विचार विमर्श से निर्मित तत्वों का एक समूह है। यानी सभी चीज़ पारस्परिक जुड़े हुए हैं। कंप्यूटर के सिस्टम को आप देखिए, सभी चीज़ें आपस में क्या है, आपस में सभी चीज़ें जुड़े हुए हैं। तो वो कहलाता है प्रणाली दृष्टिकोण। और इसकी उत्पत्ति जो है जीव विज्ञान के चीज़ों को माइंड में रखकर ही हुई है। और किसने किया है? तो जर्मन जीव विज्ञानी लुडविग वॉन बर्टालॉम्फी ने किया था। इस चीज़ को आपको जो है वो याद रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं ऐतिहासिक संदर्भ में कि इसका इतिहास क्या है। देखिए इतिहास में जाए ना तो प्रणाली दृष्टिकोण का जो खोज है वो बाद में हुआ, उससे पहले क्या हुआ था, पारंपरिक दृष्टिकोण। लेकिन तुलनात्मक राजनीति में किसी भी चीज की तुलना करने के लिए जो पारंपरिक दृष्टिकोण है वो अच्छा साबित नहीं हुआ। जब लोगों ने तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण का अध्ययन किया, पारंपरिक दृष्टिकोण का उपयोग किया, तो उन दार्शनिकों को लगा, उन राजनेताओं को लगा कि नहीं, पारंपरिक दृष्टिकोण से जो है वो हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक ऐसी तरकीब खोज निकाली जिसे प्रणाली दृष्टिकोण कहते हैं। प्रणाली दृष्टिकोण से हम एक एक सिस्टम में जितने भी चीज़ें हैं, उस सिस्टम में जितने भी अवयव हैं, उन सारे अवयव का बारी बारी से हम अध्ययन कर सकते हैं। इससे आसानी होती है सिस्टम को समझने में, यानी सिस्टम जटिल नहीं होता, सिस्टम कॉम्प्लेक्स हार्ड नहीं होता। जब एक एक चीज़ आपको दिख रहा होता है ना, तो आप प्रॉपरली उसको ठीक कर सकते हैं। हमारे बॉडी में जब आँख खराब होता है तो सिर्फ हम आँख का इलाज करवाते हैं। हमारे हाथ की हड्डी टूटती है तो हम लोग उस हड्डी को जोड़ते हैं। किसी का अगर सर पे चोट लग गया तो उस पर टांके लगवाते हैं। ये नहीं कि पूरे बॉडी का ही इलाज करवा दिए, नहीं। तो सिस्टम में आपको ये फैसिलिटी मिलती है, ये सुविधाएं आपको जो है सिस्टम में, प्रणाली में मिल जाता है, जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सामान्य प्रणाली सिद्धांत और प्रणाली सिद्धांत। देखिए पहले ही आपको बता दिए कि सामान्य प्रणाली क्या होती है, जो सिंपल होता है। मार्केट से आप एक फ़ोन खरीदते हो, दोनों ही फ़ोन ही है, लेकिन एक फ़ोन 70,000 की है, एक फ़ोन 7,000 की है, तो दोनों में बिल्कुल क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा तो रहेगा ही। तो यही बात है, मैंने पहले ही कहा कि सामान्य जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल ईजी होगा, एकदम नॉर्मल होगा। लेकिन जो प्रणाली दृष्टिकोण होगा वो देखने में तो हार्ड लगेगा, लेकिन उसका सिस्टम काफ़ी आसान होगा। क्या होगा, सिस्टम काफ़ी आसान होगा, काम करने में आपको सुविधाएं होंगी। आप जब अध्ययन करेंगे किसी भी चीज़ का, तो इसका जब हेल्प लेंगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई हम काम क्या कर रहे हैं। लेकिन जो सामान्य है वो तो सामान्य ही होगा, लेकिन जो स्पेशल है वो हमेशा स्पेशल ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रणाली विश्लेषण के बारे में, लक्षण की विशेषता। देखिए प्रणाली सिद्धांत या दृष्टिकोण की विशेषता क्या होती है। हमने पहले ही आपको बताया कि जो प्रणाली दृष्टिकोण होता है, सिद्धांत होता है, वो पूरे सिस्टम से जुड़ा होता है और बारी बारी से एक एक चीज़ का हम उसको देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी खूबी जो है ना, इसकी विशेषता, सबसे बड़ी जो विशेषताएं हैं इसकी यही है कि हम एक एक चीज़ का अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। यानी वो एक उद्देश्यों का समूह है और उस समूह में जितने भी अवयव है, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों का हम बारी बारी से अध्ययन कर सकते हैं, उसके बारे में हम जान सकते हैं। यह क्या करता है, यह प्रणाली के उद्देश्यों के बीच प्रतिरूप वाले व्यवहार पर जोर देता है, उन कारकों के बीच परस्पर संबंध को दर्शाता है कि एक कंप्यूटर जो है वो जुड़ा हुआ है कीबोर्ड से, कीबोर्ड जुड़ा हुआ है सीपीयू से, सीपीयू जुड़ा हुआ है बैटरी से। तो एक एक चीज़ को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक एक चीज का आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रणाली दृष्टिकोण, चिंता और उद्देश्य। क्या चिंता क्या है? चिंता यह है कि सभी जो एक साथ, सभी अवयव जो जुड़े हुए हैं, उन सभी को एक प्रणाली के तहत जोड़े रखना, उनकी समग्रता को, समरूपता को एक करके रखना। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि अब जैसे कि एक ट्रेन है, एक ट्रेन में लगभग 20 बोगियां हैं, 20 कंपार्टमेंट है, तो 20 कंपार्टमेंट के पहिए अच्छे से प्रॉपरली चलने चाहिए। आपका घर का जो कंप्यूटर सिस्टम है, एक एक सिस्टम अच्छे से प्रॉपरली चलना चाहिए। अगर एक सिस्टम कहीं से आपका ख़राब होता है तो आपका पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। आपके पास सिस्टम है, कीबोर्ड है, कीबोर्ड खराब हो गया तो क्या होगा, आप टाइप ही नहीं कर पाओगे, आप कुछ लिख नहीं पाओगे, आप पासवर्ड कंप्यूटर के डाल नहीं पाओगे। तो ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है, किसकी, प्रणाली दृष्टिकोण का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है आपका प्रणालियों के विश्लेषण के व्युत्पन्न शब्द। सबसे पहला है आगत निर्गत। देखिए आगत निर्गत यानी इनपुट और आउटपुट, इस चीज को ध्यान से आपको समझना है कि इनपुट और आउटपुट है क्या। देखिए इनपुट देंगे तभी आउटपुट आएगा, ये आप सभी जानते हैं। कंप्यूटर में आपने इनपुट आउटपुट पढ़ा है, हम कुछ इनपुट देते हैं तभी आउटपुट निकल के आता है। तो पॉलिटिकल सिस्टम में ये क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम में ये है मांग और पूर्ति।
यानी मांग होगी तभी तो उसकी पूर्ति की जाएगी। यानी सरकार से, सत्ता से, शासन से, राजनीति से जनता कुछ मांगती है कि हमारी ये मांगे हैं, हमें ये चाहिए, हमें सड़क चाहिए, हमें बिजली चाहिए, और सरकार क्या करती है, डिसीजन लेती है और उसको फुलफिल करती है। यानी सरकार ये डिसीजन लेती है कि हमें क्या करना है, कि जनता इन सभी चीज़ों को मांग रही है तो हमें क्या करना है, उस पर वो अपना एक्शन करती है, एक्शन लेती है। यानी इनपुट के बदले, इनपुट पर क्या काम होता है, हमारा काम था सरकार को इनपुट देना कि हमें वैकेंसी चाहिए रेलवे में, 1 लाख की वैकेंसी खाली है, हमें चाहिए। अब सरकार क्या करेगी, इस पर डिसीजन लेगी और एक्शन करेगी। डिसीजन ये लेगी कि क्या 1 लाख देना है या 2 लाख देना है या 70,000 देना है, और उस पर वो काम करेगी। तो ये कहलाता है आगत और निर्गत। ठीक है, चलिए अब आपका जो नेक्स्ट है वो आपका हो गया संरचनात्मक और कार्यात्मक व्युत्पन्न। देखिए सिंपल समझिए, संरचनात्मक और कार्यात्मक, किसी भी चीज का ना एक संरचना होता है, एक ढांचा होता है। पॉलिटिकल सिस्टम का भी क्या है, एक ढांचा है। पॉलिटिकल सिस्टम का भी क्या है, एक ढांचा है। उसी ढांचे पे वो काम करता है, याद रखिएगा। उस ढांचे से बाहर वो काम नहीं करता, क्योंकि वो ढांचा ही बनाया गया है उसके कार्य करने के लिए। तो संरचनात्मक कार्यात्मक ढांचा, पहले संरचना होगा तब तो उस पर एक्शन होगा, तब तो उस पर काम होगा। संरचना होगा ही नहीं तो फिर काम कैसे होगा। तो इस चीज को जो दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, गैब्रियल ऑलमॉन्ड द्वारा दिया गया था। और उनका यह कहना था कि किसी भी राजनीति व्यवस्था में, शासन में, सत्ता में संरचना बहुत जरूरी है। कहीं पर संरचना नहीं है तो वो पॉलिटिकल सिस्टम, वो शासन सत्ता कोलैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले हमने श्रीलंका में देखा कैसे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। पाकिस्तान की देख लीजिए, पाकिस्तान में कोई ढांचा नहीं है पॉलिटिकल सिस्टम का, कोई संरचना नहीं है। तो क्या होता है, बार बार वहां के प्रधानमंत्री या तो मरते हैं, या तो देश छोड़कर चले जाते हैं, या फिर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। यानी संरचना ही अच्छा नहीं है तो इसलिए कार्य भी अच्छा नहीं होता, और देश का सिस्टम, शासन क्या हो जाता है, बिल्कुल भी चल नहीं पाता, कोलैप्स हो जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे साइबर नेटिक्स। तो ये साइबरनेटिक्स क्या है, आइए देखते हैं। देखिए राजनीति में अगर बात करें साइबरनॉटिक्स की, तो सिंपल समझ लीजिए सूचना और प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सिंपल समझ लीजिए। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इसमें जनता कुछ मांग करती है, तो वो मांग की सूचना कि जनता ने ऐसा कहा, जनता ने धरना दिया, जनता ने आंदोलन किया, जनता ने सड़क जाम किया अपने मांगों को लेकर, तो ये सूचना कहाँ तक पहुँचती है, सरकार तक पहुँचती है। भैया यही है साइबरनॉटिक्स। अब इसमें डिजिटलीकरण हो गया। डिजिटलीकरण हो जाने से क्या हो गया, सरकारें भी, पार्टियां भी क्या करने लगी, संचार माध्यम का, कम्युनिकेशन का, इंफॉर्मेशन का यूज करने लगी। अभी आप सोशल मीडिया पर देखते हैं तो हमेशा सोशल मीडिया पे एक ही पोस्ट आता रहता है, या तो सरकार के लिए पोस्ट आता है या तो सरकार के खिलाफ पोस्ट आता है। तो सरकार के लिए जो पोस्ट आता है या सरकार के खिलाफ जो पोस्ट आता है वो क्या है, साइबरनॉटिक्स ही है। कुछ लोग होते हैं जो सरकार के हितैषी होते हैं, सरकार के अच्छे कामों को गिनवाते हैं। कुछ लोग विपक्ष के होते हैं जो सरकार के नेगेटिव चीजों को गिनवाते हैं। तो ये राजनीति का साइबरनॉटिक्स है। अभी सोशल मीडिया के आ जाने से, ट्विटर के आ जाने से, चैट जीपीटी के आ जाने से, पत्रकारिता, मीडिया हाउसेस के आ जाने से ये और मजबूत हो गया, इसको और बल मिल गया। कोई भी चीजें देखिए, शासन भी हर तंत्र से जुड़ी हुई है। आप जो इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, तो सरकार का ध्यान बिल्कुल एक एक अकाउंट पर रहता है। मान लीजिए कि 100 अकाउंट है, ठीक है, तो उस 100 अकाउंट में सरकार का नजर है। अब सरकार ये देख रही है कि 100 अकाउंट चलाने वाले लोग हैं, तो इसमें से 60 लोग मेरे फेवर में बात कर रहे हैं, यानी 60 लोग मुझे वोट देने वाले हैं। 40 लोगों में 20 लोग मुझसे एकदम नाराज हैं, मुझे वोट नहीं देते हैं, और जो 20 लोग हैं वो मुझे वोट दे सकते हैं। तो सरकार उन 20 लोगों को क्या करेगी, ठीक करने का प्रयास करेगी, अपने पाले में लाने का प्रयास करेगी।
तो ये सभी कहां से सरकार को मालूम चलेगा? साइबरनोटिक्स के माध्यम से मालूम चलेगा, डेटा के माध्यम से मालूम चलेगा। और ये डेटा सरकार को कौन बताएगा? सोशल मीडिया और पत्रकार। ये जो पत्रकार लोग चुनाव से पहले जगह जगह जाकर लोगों से पूछते हैं कि किसके नाम पर वोट देंगे, किसे वोट देंगे, तो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन पॉलिटिकल पार्टीज के पास, सरकारों के पास, विपक्ष के पास पहुंचता है भैया। यही है साइबरनोटिक्स, यही लिखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आपका टॉपिक है मूल्यांकन के बारे में, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। मूल्यांकन वही चीज़ है जो हमने अभी तक पढ़ा है। और प्रणाली दृष्टिकोण की शक्ति, इतना पढ़ने के बाद तो शक्ति के बारे में आप जान ही गए होंगे कि प्रणाली कितना जरूरी है। राजनीतिक अध्ययन करने के लिए, सिंपल समझ लीजिए, राजनीति के अध्ययन करने के लिए क्या चाहिए? पारंपरिक दृष्टिकोण नहीं चाहिए, वो पुराना हो चुका है, वो अभी नहीं चलता। सामान्य दृष्टिकोण नहीं चलता, अभी क्या चल रहा है? प्रणाली दृष्टिकोण, तो वही चलेगा। याद रखिएगा, प्रणाली दृष्टिकोण के बिना आप राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं कर सकते। तो ये उसकी शक्ति है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है खत्म। अब हम बढ़ेंगे यूनिट 5 की तरफ। जो अगला वीडियो होगा वो आपका यूनिट 5 होगा। तो अगर आपको इस सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए या फिर इस सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन बैंक गेस्ट पेपर चाहिए, तो नीचे दिए गए नंबर पर फोन करके जल्द से जल्द ले सकते हैं, वरना फिर लास्ट मोमेंट पे अगर आपका छूट गया तो हो सकता है कि आपका एग्जाम काफी खराब चला जाए। तो एग्जाम अच्छे से देने के लिए नोट्स या गेस्ट पेपर आप परचेज कर सकते हैं।